Assalamu alaikum. This is Samuel. I'm Magneto once again with your on YouTube channel Math with Sami. आज हमारा कंप्यूटर साइंस का जो पहला चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके दो हिस्से हमने दो वीडियोस की सूरत में आपको समझाए, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सीख लिया। उसके अलावा हमने सीखा कि किस तरह जनरेशन टू जनरेशन क्रिएशंस हुई और किस तरह कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ़ एराज़ में डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ़ एजेस में उसको डिवाइड किया गया और उन एजेस के दौरान कौन कौन सी इन्वेंशंस हुई। उसके अलावा हमने ये भी सीखा कि किस तरह कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ़ हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, उनकी साइज़ के हिसाब से, उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उनके पर्पज़ के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, वो है आपका इनपुट डिवाइस। लेकिन इनपुट डिवाइस से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको मदरबोर्ड के हवाले से समझाया था और ये भी कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको मदरबोर्ड की पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये आपके सामने सबसे पहले मदरबोर्ड की पिक्चर है। ये मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है जिसमें सारे स्लॉट्स वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें ही लगे होते हैं। आपकी आईसी चिप भी इसी में लगी होती है, रजिस्टर्स वगैरह ये सारे के सारे इस मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मदरबोर्ड की तस्वीर दिखाऊंगा, तो ये आपके सामने है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट होता क्या है? सब इनपुट डिवाइसेस से पहले हम ये सीखें कि इनपुट क्या होता है। जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डेटा कहलाई जाती है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कोई किसी भी सोर्स के ज़रिए, तो वो हमारी इनपुट डेटा कहलाएगी। उस डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट देता है वो होती है आउटपुट डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 40 में प्लस करना चाहते हैं 87, कोई भी नंबर हो, 40 को ऐड कर दें 87 में, तो अब 40 + 87 ये जो डेटा हुई ये क्या हुई? ये हुई आपकी इनपुट डेटा जो हमने रॉ मटेरियल कंप्यूटर को दिया। अब कंप्यूटर जो होगा वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें देगा रिज़ल्ट। अब 40 में 87 प्लस करेगा तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा 127। ठीक है, अब 127 जो होगा वो होगा आपका इनपुट। ठीक हो गया। अब इनपुट क्या होती है? वो डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट डेटा कहते हैं। जिस सोर्स के ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा दें तो उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस। यानी जिस सोर्स के ज़रिए हमने कंप्यूटर में डेटा इनपुट की तो उस डिवाइस को कहेंगे, उस मशीन को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। यानी जिस सोर्स के ज़रिए कंप्यूटर को जो डेटा दी जाए, जो रॉ मटेरियल दिया जाए, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा भी है यूज टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर्स, यानी जो भी हम कंप्यूटर्स में डेटा इंटर करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जिस सोर्स के ज़रिए हम डेटा इनपुट करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसके अलावा कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टेक्स्ट इंटरिंग, पॉइंटिंग एंड इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस। यानी जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ होते हैं जो टेक्स्ट इंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हो जाते हैं और उसके अलावा कुछ इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आ गया आपका टेक्स्ट इंटरिंग डिवाइसेस। टेक्स्ट इंटरिंग डिवाइसेस के लिए हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं कीबोर्ड।
आप कीबोर्ड्स सबने इस्तेमाल किया होगा, लैपटॉप में भी कीबोर्ड होता है अपना। उसके अलावा कंप्यूटर में हम जो भी डेटा लिखते हैं, जो भी वर्ड्स लेटर्स कुछ भी लिखना होता है तो हम एक डिवाइस के ज़रिए लिखते हैं जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड यूजुअली यूज टू एंटर द डेटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट। जो डेटा हम टेक्स्ट फॉर्मेट में इंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो यूजुअली हम कीबोर्ड के थ्रू ही इनपुट करते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड आल्सो यूज टू परफॉर्म अदर कंट्रोलिंग फंक्शंस। अब कीबोर्ड जो है वो और भी कंट्रोलिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसा कि हम ब्लॉक लगाना चाहते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो वो सारे टेक्स्ट को हम ब्लॉक लगा लेते हैं। जिसको हम इटैलिक करना चाहें, हम उसको बोल्ड करना चाहें, जो उनमें चेंजिंग करनी चाहें, तो वो भी हम इस कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये एरो कीज़ होती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड। हम कोई भी सिलेक्शन होती है, कोई फाइल को सिलेक्ट करना होता है, किसी व्यू, ऊपर ऑप्शंस लिखे होते हैं कि व्यू में जाना है, किसी भी ऑप्शन में जाना है, या इमेज टेक्स्ट में जाना है, किसी भी हम कीबोर्ड के थ्रू वो भी जा सकते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड कंट्रोलर चिप सेंड्स इट्स corresponding code in keyboard buffer called scan code, which is then processed by CPU. अब कीबोर्ड कंट्रोलर चिप होती है, एक कंप्यूटर में लगी होती है, जो उनको कोड भेजती है, डेटा भेजती है, और कंप्यूटर CPU जो होता है उसको फर्दर प्रोसेस करता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो जैसा कि हम ए का बटन लिखा होता है कीबोर्ड में, तो हम जब ए प्रेस करते हैं तो जो कंप्यूटर होता है वो ए को तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लिहाजा एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जब हम ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है उसको प्रोसेस करके उनको कोडिंग में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। अब कीबोर्ड की पिक्चर सबने देखी है, इस कीबोर्ड तकरीबन सबने यूज़ भी किया होगा। ये आपके सामने कीबोर्ड की पिक्चर है। उसके अलावा आ गया आपका पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या आ जाते हैं आपके माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड। अब माउस सबने यूज़ किया है। माउस क्या होता है, जिसके ज़रिए हम आमतौर पे किसी भी को सिलेक्ट करते हैं। माउस के दो बटन्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट। तो माउस तकरीबन अगर कंप्यूटर यूज़ किया है, जो कि आजकल के दौर में तो शायद ही कोई बंदा होगा जिसने कंप्यूटर इस्तेमाल ना किया हो या ना देखा हो। तो माउस कॉमन चीज़ है, ये सबको पता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाया जाता है। उसके अलावा जॉयस्टिक जो होता है ये आमतौर पे गेम खेलने में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे गेम खेलते हैं तो एक डिवाइस होता है जिसे हम जॉयस्टिक कहते हैं, तो वो उसमें आ जाता है। तो ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस आ गया। उसके अलावा ट्रैक बॉल, अब तो जो माउस आ गए हैं वो लेज़र वाले हैं, लेकिन पिछले दौर में जो होता था, माउस होता था तो माउस के नीचे एक छोटा सा बाल लगा होता था। जब माउस को हम रोल करते थे तो वो जो होता था, बाल जो मूव होता था, तो वो जो एरो होता है स्क्रीन पे जो शो होता है सिलेक्शन के लिए, वो इधर उधर मूव होता था। तो ये ट्रैक बॉल पुराने जो माउसेस हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें ये बाल लगा होता है। लेकिन मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसमें मोस्टली लेज़र ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ट्रैक पैड, जैसा कि लैपटॉप में होता है, लैपटॉप में क्या होता है कि हम फिंगर से ही माउस को इधर उधर करते हैं, तो ये आपकी ट्रैक पैड भी हो गई। ये आपके पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। इस डेफिनेशन थोड़ी लिखी है, यूज्ड फॉर क्विक मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन, नीडेड यूजुअली इन ग्राफिक मोड। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया इमेज स्कैनर। अब इमेज स्कैनर क्या होता है? इमेज स्कैनर कन्वर्ट इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट थ्रू लाइट सेंसिंग।
अब क्या होता है कि आपने फ़ोटोकॉपी मशीन देखी है। अब फ़ोटोकॉपी मशीन में क्या होता है कि हम फ़ोटोकॉपी मशीन में कोई भी इमेज रखते हैं। इमेज रखने के बाद एक लाइट जो होती है उससे पास होती है। लाइट पास होने के बाद वो जो इमेज होता है वो उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करने के बाद वो अगर हम उसको पेपर की शक्ल में निकालना चाहें तो वो हमें आउटपुट में वो ही फिगर दे देता है। इसी तरह स्कैनर्स जो होते हैं, स्कैनर्स में देखूं, हाँ ये हो गया आपका स्कैनर। ये स्कैनर जो होता है, स्कैनर यहाँ आप इस जगह आपको एरो के ज़रिए मैं बताऊं तो वहाँ आप तस्वीर या कुछ भी रख लें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हम स्कैन कर देते हैं। तो स्कैन करने के बाद हम स्कैन करने के बाद वो डेटा जो होगी वो ईज़िली हमारी जो होगी कंप्यूटर में आ जाएगी। तो ये यूजुअली जो होता है इमेज को जो होता है वो उसको कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इमेज को हम स्कैनर के ज़रिए कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज स्कैनर्स इंक्लूड ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OMR कॉपीज़ जो होती हैं, आपने कभी टेस्ट दी होगी, जैसा कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं JEST और PST टेस्ट के हवाले से। तो JEST और PST टेस्ट में जो आपको आंसर शीट दी जाएंगी तो वहाँ आपके 4 या 5 ऑप्शंस लिखे होते हैं। सर्किल की शक्ल में A होता है, B होता है, C होता है। तो वो जो शीट होती है वो उसे कहते हैं OMR शीट। OMR शीट यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट। उसमें क्या होता है कि 5 ऑप्शंस, IBA वाले यूजुअली 5 ऑप्शंस भी देते हैं। तो 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो पाँचों ऑप्शंस में से आपने कोई भी जो सही ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। अब OMR मशीन होती है एक, वो क्या करती है, जब ये पेपर उस मशीन में जाता है तो उसको ऑटो रीड कर देती है। और रीड करने के बाद मशीन में पहले ही डेटा हम सेट कर देते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर फलां का आंसर जो होगा वो अगर वो अगर है, फॉर एग्जांपल A है तो वो राइट काउंट किया जाए, अगर B है तो उसको रॉन्ग काउंट किया जाए। तो इसी तरह वो OMR शीट जो होती है वो उस मशीन में जाती है, तो हमें वो स्कैन होके जाती है, तो वहाँ कंप्यूटर उसको फर्दर प्रोसेस कर देता है। उसके अलावा ऑप्टिकल बारकोड रीडर, आमतौर पे शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है, तो प्राइस हम देखने के बजाय एक मशीन लगी होती है, मशीन को सिर्फ दिखाते हैं, लेज़र होता है एक, तो वहाँ ही बार कोड रीड हो जाता है, तो वो कंप्यूटर में उनकी आ जाती है इसकी प्राइस क्या होती है। वो सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर लगा होता है उनका, तो उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए वो ऑटो एड करते जाते हैं अमाउंट जो होता है। तो ये आमतौर पे हमने शॉपिंग मॉल्स में आमतौर पे देखी हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, ये भी एक मशीन होती है जो रीड करने में इस्तेमाल की जाती है। ये भी इनपुट डिवाइस है। अब आ जाएं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से मैंने आपको बताया कि आउटपुट होता क्या है। जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अब जिस डिवाइस के ज़रिए हमें वो डेटा मिले तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइस की भी लिखी है जो मैंने आपको समझाई। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू एन अदर डिवाइस or user is called output device. The most common output devices are monitor and printer. अब मॉनिटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइसेस के सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। हम कोई भी डेटा लिखते हैं तो वो हम डेटा कौन सी चीज़ पे देख सकते हैं, वो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो मॉनिटर आपका जो होगा वो आपका
आपका आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। उसके अलावा प्रिंटर, हमें कोई भी सॉफ्ट कॉपी में डेटा लिखते हैं, सॉफ्ट कॉपी के बाद हमें चाहिए होती है कि वही डेटा हमें प्रिंटेड शेप में हो। जैसे आपके बुक्स हो गए तो वो आपके प्रिंट किए होते हैं, तो वो प्रिंटर जो होता है वो हमें आउटपुट देता है। जो कंप्यूटर में डेटा होती है उसको अगर हम पेपर फॉर्मेट में निकालना चाहें तो वो आपकी आउटपुट डेटा होगी। यानी प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइसेस दो किस्म के होते हैं। अब एक होते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरे होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गए? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉनिटर पे मॉनिटर हो गया या एलसीडी आपकी हो गई, उस पर हम कंप्यूटर में जो डेटा लिखते हैं तो हमें वो कंप्यूटर में देखी हुई नज़र आती है, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी जो होगी वो जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डेटा है। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और जो मॉनिटर पे हमें डेटा मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डेटा है। उसके अलावा हम वॉइस सुनते हैं, हम कोई भी वॉइस कोई भी सॉन्ग कंप्यूटर में रखते हैं, उसके बाद हम उसको चलाना चाहें तो वॉइस के ज़रिए हमें आउटपुट वो मिलती है। तो स्पीकर्स जो हैं वो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि हम जो वॉइस होती है उनको छू तो नहीं सकते, लेकिन ना कि देख सकते हैं, लेकिन वो हम सुन सकते हैं। तो जो स्पीकर्स हो गए वो भी आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हो गए। इट इज़ स्क्रीन और वॉइस आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन मैंने आपको बताया कि मॉनिटर पे जो डेटा हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो आपकी स्क्रीन जो होगी आउटपुट है। जो हम सुनते हैं वॉइस की सूरत में वो आपका वॉइस आउटपुट हो गया। इट्स वोलाटाइल output and lost when other output is shown or computer is turned off। अब वोलाटाइल आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? वोलाटाइल आउटपुट डिवाइस का मतलब ये हुआ कि अगर हम जो हम अभी स्क्रीन पे कोई फ़ाइल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2-4 हमने ऑफिस के फ़ाइल ओपन करनी है। एक फ़ाइल है, कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है, दूसरा है आपकी कोई डेटा है, जैसा कि आपके पीडीएफ में आपकी कोई पिक्चर है, तीसरा कोई भी आपकी फ़ाइल खुली हुई है। अब क्या होता है कि हम एप्लीकेशन को देखते हैं, उस पर पढ़ते हैं भाई क्या एडिशन करनी है, क्या सब्ट्रैक्शन करनी है। अब एप्लीकेशन के बाद हम अगर पिक्चर वाली जो फ़ाइल है दूसरी, उसको अगर हम देखना चाहें तो डेफिनेटली जो पहली वाली फ़ाइल है उसको हमने बंद करना होगा या उनको मिनिमाइज़ करना होता है। तो वोलेटाइल क्या होता है कि अगर दूसरी फ़ाइल खुली तो वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, पहली वाली फ़ाइल जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी फॉर टाइम बीइंग। जब उसको हम दोबारा ओपन उसको हमें दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट में ये मसला होता है। या सॉन्ग चलाएं, एक सॉन्ग चलाएं और दूसरा चलाने के लिए क्या होता है कि पहला वाला सॉन्ग स्टॉप हो जाता है, दूसरा चल जाता है। तो इसलिए ये वोलेटाइल आउटपुट है। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर बिजली चली जाए या कोई भी सोर्स जो उनको दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सोर्स, बैटरी वगैरह या जो सपोर्टेड है, वो अगर टर्न ऑफ किया जाए तो डेफिनेटली वो जो आउटपुट डिवाइस है वो फॉर द टाइम बीइंग अगर सेव नहीं किया गया तो वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक हो गया। मॉनिटर पे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, अगर मॉनिटर को ऑफ़ कर देंगे या कंप्यूटर को ऑफ़ कर दें तो डेफिनेटली वो हम डेटा नहीं देख पाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह डेटा प्रोजेक्टर्स हो गए। प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने सिनेमास में कभी देखा होगा, तो सिनेमास में क्या होता है कि बड़ी स्क्रीन लगी होती है, एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू लेज़र के थ्रू वहाँ जो पर्दा लगा होता है उसमें हम लाइट्स लगाते हैं तो वो हमें जो डेटा होती है वो हमें डिस्प्ले होती है। या आमतौर पे आजकल
बड़े स्कूल्स में या कंपनीज़ में प्रोजेक्टर्स के थ्रू मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। स्पीकर्स मैंने आपको बताया, ये भी आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हो गए। उसके अलावा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो आपको हार्ड शक्ल में मिलें। जैसा कि मैंने आपको प्रिंटर के बारे में बताया कि अगर प्रिंटर के थ्रू हमें कोई चीज़ आउटपुट दी जाए, यानी कोई पेपर हमें प्रिंटेड हो, तो ज़रूरी नहीं कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो, डजेंट मैटर, हम उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है, बुक आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट्स ऑफ हो जाएं, बिजली चली जाए कि वो बुक भी आपसे डिसअपीयर हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। कोई जादू की चीज़ नहीं है कि गुम हो जाएगी। तो वो आपको हार्ड कॉपी में ईज़िली मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट कॉपी हमें ईजी होता है पढ़ने समझने में। उसके अलावा इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डिसअपीयर नहीं होता। ठीक होगा। वॉलेटाइल जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है अगर उस फाइल के बजाय हमने दूसरी फाइल खोली या कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल आउटपुट दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट फॉर्म। परमानेंट होता है, मैंने आपको बताया कि बुक जो होता है वो कभी भी डिसअपीयर नहीं होता, अनलेस कोई बच्चा उसको फाड़ के फेंक ना दे, अदरवाइज़ वो आपसे कहीं भी नहीं जाएगा। दीज आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। प्रिंटर्स और प्लॉटर्स वो जो हैं आपके बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ठीक होगा। प्लॉटर्स जो होते हैं वो भी प्रिंटर की तरह ही होते हैं। ठीक। अब स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज क्या किसे कहते हैं? जहां डेटा स्टोर की जाए। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? स्टोरेज डिवाइस रिफर्स टू हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस दो किस्म की होती हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड बाय कंप्यूटर्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उस दौरान जो स्टोरेज डिवाइस की जाए तो वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। जैसा कि आपकी रैम और रोम हो गई। रैम क्या होती है? रैम आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, मैंने थोड़ा पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताया था, डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो स्मॉलर भी होती हैं, उसमें कैपेसिटी थोड़ी ही होती है। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर्स। उसमें से अक्सर जो होती हैं वो जो कंप्यूटर के अंदर ही मिलती हैं। दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू डेटा। उनको जो डेटा में एक्सेस जो होती है वो सबसे तेज़ तरीन होती है, जल्दी में वो डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, इसलिए वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाई जाती हैं। उसके अलावा रैम और रोम जो हैं वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। आपको MCQs आ सकता है कि रैम इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो रैम और रोम जो हो गए आपके वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा। अब रैम क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मींस इट लूजेस इट्स कंटेंट एज द पावर सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। जैसे ही कंप्यूटर जो होता है ऑफ हो जाता है तो वो डेटा जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी डेटा लिख रहा हूँ, कोई भी फाइल लिख रहा हूँ, जैसा कि मैंने लिखा द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ पाकिस्तान, देयर आर 4 प्रोविंसेस एंड सो ऑन। इसी तरह मैं पाकिस्तान के हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ। तो अगर मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया तो डेफिनेटली वो डेटा जब बिजली जाएगी तो वो डिसअपीयर हो जाएगी। जो भी डेटा हम लिखते हैं तो वो डायरेक्ट जो होती है उसको रैम में ही रहती है। तो रैम जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर बिजली चली जाए सडनली तो वो
डिसअपियर डेटा हो जाती है। यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परली, जो डेटा होती है उसको टेम्परली स्टोर करने में इस्तेमाल की जाती है। ये रही आपकी रैम की तस्वीर। रैम आमतौर पे जो होती है वो पोर्टेबल होती है, हम उसको ईज़िली निकाल के फिर उसको फिट भी कर सकते हैं। ये ईज़िली होती है, एक हाथ की साइज़ की होती है, ये 1 GB की होती है, 2 GB की होती है, मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं। तो कभी कभार जो अगर रैम थोड़ी होती है तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो भी डाउन हो जाती है। तो ये रही आपकी रैम की तस्वीर। उसके बाद रोम क्या हो गया? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। रैम जो थी वो टेम्पररी मेमोरी थी, जबकि रोम जो है वो आपकी परमानेंट मेमोरी हो गई। मैंने आपको एग्जांपल दी, जब हम कोई भी डेटा टाइप कर रहे हैं, अगर हम उसको सेव नहीं कर रहे तो वो रैम में ही है, अगर उसको हम सेव करेंगे तो वो आपकी रोम में चली जाएगी। इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी, ये कैपेसिटी में तो होती छोटी है। इट स्टोर्स द मेजर सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली, जो कंप्यूटर की जो अक्सर सेटिंग होती है वो इसी रोम में ही सेव की जाती है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या हो गए? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन से हो गए? रैम और रोम। अब आ जाएं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डेटा परमानेंटली। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो ज़्यादा होती है, और इसमें डेटा जो होती है वो परमानेंटली सेव की जा सकती है। यूज़र सेव देयर डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डेटा परमानेंटली। ठीक है, तो जो यूज़र्स होते हैं तो जो डेटा होती है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं। जैसा कि हमारे जो पोर्शंस बने होते हैं, फाइल ए होती है, बी फाइल का नाम देते हैं, सी कोई भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी आप नाम दे सकते हैं, तो उसमें हम जो होते हैं वो सेव करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या हो गई आपकी? जैसा कि हार्ड डिस्क हो गई, उसके अलावा सीडी और डीवीडी हो गई, एसडी कार्ड हो गया, यूएसबी फ्लैश डिस्क हो गई, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हो गए। अब हार्ड डिस्क क्या होती है? अब हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आम तौर पे हम कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर लेते हैं तो दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई इसकी हार्ड डिस्क क्या है, यानी मेमोरी क्या है, तो वो कहता है कि भाई इसकी मेमोरी जो है वो आपकी 64 GB है, 128 GB है, मुख्तलिफ स्टोरेज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि हमारे मोबाइल फ़ोन होती है, ठीक हो गया। अब मोबाइल फ़ोन में हम जब लेते हैं तो दुकान वाले से पूछते हैं कि भाई इसकी मेमोरी क्या है, तो हमें कहता है कि इसकी मेमोरी भाई 128 GB है। आजकल जो आ रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर हम प्रेफरेंस 128 64 से ऊपर जो है वो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो जो हम 128 GB हमें दुकान वाला बता रहा है, जो हमने कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट पे हमने जो देखी उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशंस, तो 128 GB लिखा होता है, तो इसका एग्जांपल समझ लें कि ये 128 GB आपकी हार्ड डिस्क मेमोरी हो गई। इसी तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है जो कि स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके अलावा सीडी और डीवीडी तो आपने देखा होगा। सीडी हम कोई मूवी वगैरह चलाते हैं तो सीडी होती है, वो हम कंप्यूटर में डालते हैं। इसी तरह डीवीडी भी सेम ही होती है, उसी शक्ल में होती है, जिसमें मुख्तलिफ मूवीज़ रिकॉर्डेड होती हैं। आजकल हम शादी के इवेंट्स या कोई भी सेरेमनी वगैरह होती है घर में, तो वो भी आपकी सीडी या डीवीडी में ही रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके अलावा एसडी कार्ड, जिसे हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, जो आमतौर पर मोबाइल फ़ोन्स में लगाते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया। उसके अलावा यूएसबी आमतौर पे सबने देखी है, तो यूएसबी भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गई। उसके अलावा कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? अब कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, कंप्यूटर्स
computer performs following 4 basic operations. Computer can perform 4 basic operations. कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट. हम कंप्यूटर के जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं वो है आपके कौन कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट. क्या होता है? कंप्यूटर को हम कोई भी डेटा देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद किसी मेमोरी में, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में रखता है. उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट जो देता है वो हमें आउटपुट देता है. कंप्यूटर में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी मूवी सेव कर ली, तो वो सेव करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल सीडी के थ्रू हमने उसमें सेव करना चाहा, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो सेव होती जाएगी फाइल. ये हो गया आपका प्रोसेस करने के बाद किसी पोर्शन में वो सेव हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी स्टोरेज. उसके बाद आखिरी फंक्शन क्या होता है? आउटपुट. हम जब उसको प्ले करना चाहें, जब प्ले करेंगे तो वो हमें आउटपुट देगा, यानी वो रिज़ल्ट देगा. तो ये कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं. अब आ जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू परफॉर्म अ टास्क. कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस होती हैं. तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको हम जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. इट इज़ जनरल टर्म फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम. ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अब सॉफ्टवेयर की 2 इकसाम होती हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंपनी से एक मोबाइल फ़ोन ले लिया. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक मोबाइल फ़ोन है हुआवे मेट 10 लाइट. मैंने मोबाइल फ़ोन लिया. मोबाइल फ़ोन लेने के बाद जब मैं मोबाइल फ़ोन लेके आया तो मोबाइल फ़ोन में जो पहले ही इंस्टॉल की गई हैं कंपनी की तरफ से, तो जो बिल्ट इन है जो वो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ठीक हो गया. दूसरा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे व्हाट्सअप भी इसमें इंस्टॉल करना है. उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, जो एप्लीकेशंस मोस्टली यूज़ की जाती हैं. उसके अलावा दूसरी एजुकेशनल एप्लीकेशंस होती हैं, वो में या कोई भी बंदा जो होता है वो उसमें डाउनलोड कर देता है. तो वो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है. जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो उन एप्लीकेशंस को रन कर सके. ठीक हो गया. अब एक एप्लीकेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मोबाइल्स में पहले एंड्रॉयड कुछ मोबाइल्स आए थे, उसमें क्या होता था कि किन में कोई एप्लीकेशन रन हो पाती थी, कोई एप्लीकेशन नहीं हो पाती थी. क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि वो जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर था वो इतना सपोर्टेड नहीं था उन एप्लीकेशंस को जो उन पे नहीं चल सकती थी. जिन एप्लीकेशंस को वो सपोर्ट कर सकता था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वो जो एप्लीकेशंस थी वो आपकी जो होगी वो रन हो सकती थी. आजकल तो तकरीबन सारी की सारी हो जाती हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस्ड हो रही है. तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें सारे फंक्शंस वो इंस्टॉल किए गए हैं. तो क्या हुआ कि जब हम मोबाइल फ़ोन न्यू ले आए तो जो मोबाइल फ़ोन हमने लिया उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आमतौर पे अब एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर मुख्तलिफ़ उनके नाम्स भी हैं. तो जो सिस्टम्स मोबाइल फ़ोन में कंपनी की तरफ से हैं जिनकी मदद से हम दूसरे चला सकते हैं, तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाए जाएंगे. जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सअप. ठीक है. अब व्हाट्सअप जो है एक फ़ीचर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. जब उसको मैं इंस्टॉल करूँगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो चलेगा. अब
वो जो व्हाट्सअप है उसमें जो जो फीचर्स हैं जिन पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप चैट, मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह, तो वो उसके पर्टिकुलर टास्क हो गए। ठीक है, वो जो सारे के सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म हो पाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। कभी कभार ये होता है कि मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाती है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो जो एप्लीकेशन है वो ईज़िली रन नहीं हो पाती। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हुआ जो उनका बिल्ट इन होता है, जिसकी मदद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन की जाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो मैंने बताया वो अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता भी हूँ। इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस होते हैं उनको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है। मोबाइल फ़ोन भी एक कंप्यूटर की इकसाम है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सारे फंक्शंस होते हैं सारे के सारे, उनको यही जो होता है वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में अगर हम इंस्टॉल करते हैं, हम कीबोर्ड लगाते हैं, तो कीबोर्ड को जो कंट्रोल करता है वो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि पहले क्या होता था कि हम जो विंडो करते थे, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो हम कंप्यूटर में विंडो करते थे, विंडो होती थी, मुख्तलिफ विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ 2000 या मुख्तलिफ पीरियड्स के हवाले से विंडोज़ हैं, विंडोज़ 2010 या समथिंग। तो जो विंडोज़ हम करते थे, तो विंडोज़ करने के बाद हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, उन ड्राइवर्स को लगाने के लिए मुख्तलिफ अलग से सीडीज़ हम लेते थे जिनमें वो ड्राइवर्स होते थे। लेकिन आजकल जो विंडोज़ की सीडी जो होती है या विंडोज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, विंडो जो होती है उसमें सारे के सारे ड्राइवर्स बिल्ट इन होते हैं, तो एक्स्ट्रा हमें विंडोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन ड्राइवर्स का क्या काम होता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वॉइस जो स्पीकर्स के ड्राइवर्स लगाने होते थे, तो ड्राइवर्स अगर होंगे तो वो जो स्पीकर्स होंगे वो उनको कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज़ वो स्पीकर्स रन नहीं होंगे। उसके अलावा दूसरे जो होते थे डिवाइसेस, हम प्रिंटर जो लगाते हैं, तो प्रिंटर के लिए भी हमें जो होती हैं ड्राइवर्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर वो ड्राइवर्स नहीं होंगे तो वो प्रिंटर भी कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी तरह इसका काम होता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करना। इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ये हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो सारे के सारे सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इट क्रिएट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड यूज़र। ये यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के दौरान जो होता है वो इंटरफेस क्रिएट करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस कायम होता है, एक राब्ता या रिलेशन कायम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? विंडोज़ और लाइनक्स आर कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं आमतौर पे जो होते हैं वो विंडोज़ और लाइनक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर जो न्यू लिया है वो हम ऑपरेट नहीं कर सकते अगर हम विंडोज़ उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो हम कंप्यूटर को रन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले विंडोज़ उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज़ और लाइनक्स जो होगी आपकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक हो गया। आपका MCQ ऐसा लगता है, विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एंड लाइनक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये इनके ज़रिए ही ऑपरेट कर सकते हैं एक सिस्टम को।
उसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया कि कोई भी हार्डवेयर आप कंप्यूटर में लगाएं तो उस हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ड्राइवर्स होते हैं किस तरह होते हैं, वो हम किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम उस पर इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर programs that controls a particular device which it is connected to a computer. uh, any hardware की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख गई है। any hardware that we have in our computer must have a device driver to communicate with operating system. Device driver is a translator between the operating system and the hardware device. इसमें वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई भी हार्डवेयर हम कंप्यूटर में रन करना चाहें, जैसे आपके स्पीकर्स हो गए, उसके अलावा आपके प्रिंटर्स हो गए, या कोई भी हार्डवेयर जो है वो हम कंप्यूटर में लगाएंगे, वो तब तक रन नहीं कर पाएगा जब तक हम उस डिवाइस के ड्राइवर्स ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो एक प्रिंटर है, जैसा कि मेरा प्रिंटर है HP जेट लेज़र जेट P1102, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मैं उसको रन कराना चाहूँ, अगर मैं उसको प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहूँ, तो वो तब तक जो होगा वो फंक्शन नहीं करेगा जब तक मैं उसके प्रिंटर के डिवाइसेस जो हैं, ड्राइवर्स जो हैं, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करूँ। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर को रन करने के लिए सपोर्ट करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स मीन्स बीइंग यूजफुल. Those are useful computer programs that help to manage, maintain and control computer resources. Operating systems usually have pre-installed programs that can serve the purpose, but utility software provides further functionality. Antivirus software is an example of utility programs. अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हो गए? यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हो गए, जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या हो गया, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लगाने के लिए प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो जो कंप्यूटर ऑन हुआ तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं, ठीक हो गया। तो हम जब विंडो करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो करेंगे, तो जो होगा, वो जो कंप्यूटर होगा वो ऑन हो जाएगा, ऑन तो होगा लेकिन वो रेडी होगा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जबकि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उस फंक्शंस को फर्दर फंक्शनल करने में काम आते हैं। क्या होता है कि कंप्यूटर्स में विंडोज़ में कभी कभार हमें वायरस लग जाते हैं। उस वायरस को निकालने के लिए तो हमें एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है जिसे हमें एंटीवायरस कहते हैं। तो एंटीवायरस का क्या काम होता है? एंटीवायरस का ये काम होता है कि वायरस को डिटेक्ट करके उनको जो ख़त्म करना, और दूसरा क्या होता है कि जो अगर वायरस आ गया है किसी विंडो में या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम रिमूव करने में आसानी पैदा करें। जो एंटीवायरस जो हो गया वो आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आ जाता है। उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? Those are used to translate human readable instructions to machine language. Computers can only understand machine language, which is composed of zeros and ones. The computer languages are used to make computer program or software. Language translators are of three types. Language translators of three types: assembler, compiler and interpreter. इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊं क्या है कि जो ह्यूमन रीडेबल जो डेटा होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं,
ह्यूमन रीडेबल कौन सी होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि हम लेटर्स लिखते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में, कोई कौन सी भी लैंग्वेज में होते हैं, तो ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं कि ट्रांसलेटर्स उनको ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। मैंने आपको बताया है कई मरतबा कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। तो हम जो लैंग्वेज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं जो उन डेटास को ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को फर्दर प्रोसेस के लिए देता है। अब जो डेटा होती है वो कभी कभार हम वॉइस की सूरत में भी देते हैं। कभी कभार आमतौर पे आप यूट्यूब्स में या आजकल गूगल वगैरह में भी आ गया है, कोई सर्च करना हो बजाय टाइप करने के तो वहाँ एक वॉइस का ऑप्शन होता है। इसको प्रेस करने के बाद हम अगर वॉइस में कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करके वो चीज़ आपको सामने ले आता है। मुख्तलिफ़ टैब्स आ जाती हैं कि कौन कौन सा आपको ओपन करना है। तो ये आपका जो काम होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की मदद से होता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। अब क्या है ये? अब सबसे पहले असेंबलर क्या होता है? इट ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम written in assembly language into machine language instructions for execution। अब जो असेंबली लैंग्वेज में कोई भी लिखा होता है, कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ लिखी होती है असेंबली लैंग्वेज में, उसको असेंबलर जो होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक हो गया। असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई डेटा को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। जो असेंबलर होता है उसका काम होता है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना। उसके बाद होता है कंपाइलर। अब कंपाइलर का क्या काम होता है? जो इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम जो होते हैं, इट ट्रांसलेट्स द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स एट वंस इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। अब जो कंपाइलर्स होते हैं, जो डेटा होती है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स में, उनको एकदम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो कंपाइलर का क्या काम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को वो कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है किन में? मशीन लैंग्वेज में। एग्जीक्यूट करने से पहले, डेटा को करने से पहले वो क्या करता है? उस हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा होता है, जो डेटा होती है, उसको वो मशीन लैंग्वेज में ले आता है। ये होता है कंपाइलर का काम। उसके बाद आ गया इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज प्रोग्राम में जो डेटा होती है, उनको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इन तीनों का काम क्या होता है? तीनों ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर जो होता है असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई डेटा को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई डेटा को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब आ जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको एग्जांपल में बता भी दी कि क्या होती हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। Application software is used to complete specific tasks such as creating database, documents, spreadsheets,
एंड प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटाबेस बनानी है तो उनको उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, जैसा कि हम डॉक्यूमेंट्स वर्ड में सेव करते हैं, तो उसमें डेटा लिख के हम उसको सेव करते हैं। फर्दर उसमें जो जो चेंजेस करनी होती हैं वो भी जो होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए होती है। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस के ज़रिए हम पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। अब जो भी यूज़र होता है उसको अगर वो टास्क परफॉर्म करना होता है तो उसको वो जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो लाजमी तौर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें वर्ड का कोई काम करना है या एक्सेल में कोई भी शीट्स वगैरह बनानी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें MS ऑफिस जो होगा वो लाजमी तौर पे इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह अगर हम फ़ोटोशॉप में काम करना चाह रहे हैं कि एडोब फ़ोटोशॉप में हम एडिटिंग करें पिक्चर्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो जो एडिटिंग वगैरह होती हैं या उनमें कोई स्मार्ट वे से हम काम करना चाहें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडोब फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ही उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे या उसको फर्दर जो काम में ला सकेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर नॉट प्री इंस्टॉल्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पहले ही इंस्टॉल नहीं किए गए होते। मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी कि हम जब मोबाइल ले आते हैं तो हम उनमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपका जो हो गया व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, आपका जो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के। उसके अलावा एजुकेशनल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। उसके अलावा आजकल हम पिक्चर्स के हवाले से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पिक्चर्स हमारी अच्छी आएँ, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। कौन कौन ऐसी होती हैं? एक होते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है बिज़नेस सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, चौथा होता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इन वर्ड्स में से ही आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिज़नेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके अलावा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। This kind of application software is used to produce things such as documents, spreadsheets, database and presentation. अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं, जो आमतौर पे हम डेटाबेस बनाने में, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स वगैरह ये चीज़ बनानी होती हैं, तो उसमें हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। Many of productivity softwares are used in business and offices. बिज़नेस और ऑफिस में आमतौर पे ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसा कि आपका MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस जो है लाजमी तौर पे ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एक्सेल होती है। एक्सेल का बहुत ही बड़ा काम होता है जिसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज सेट की जाती हैं, जिसके ज़रिए हम ईज़िली जो हमारा मेन जो हमारा टास्क होता है उसको ईज़िली हम परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी चीज़ की प्राइस जो होती है वो कैलकुलेट करनी होती है, तो मुख्तलिफ जो होती हैं चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस लिखी होती हैं, तो हम उसका सिर्फ जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटिटी लिखेंगे तो जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली ही लिखा जाएगा, जिसके लिए हमें पहले ही कुछ फार्मूलाज अप्लाई की गई होती हैं। उन फार्मूलाज के ज़रिए हम टाइम बचाते हुए ईज़िली कैलकुलेट कर पाते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ नीचे भी लिखा है, MS ऑफिस फॉर विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। उसके अलावा बिज़नेस सॉफ्टवेयर यूज़ टू मैनेज बिज़नेस एक्टिविटीज़। अब बिज़नेस सॉफ्टवेयर का मैं बेहतरीन एग्जांपल आपको बताऊं कि आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है कि जैसा कि मशीन मैंने आपको बताई
तो कि हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसकी प्राइस नीचे ढूंढें। उनको एक एक मशीन होती है, मशीन को सिर्फ़ और सिर्फ दिखाते हैं तो वो उनको स्कैन करती है, वो कनेक्टेड होती है कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपका टोटल बिल जो होता है वो बन जाता है। तो बिज़नेस पर्पसेस में ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए बिलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड्स amusement and fulfills users' hobby. Most common entertainment softwares are video games. एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो हमें इंटरटेन करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसा कि हम कभी कभार वर्कलोड हो जाता है तो कभी हम माइंड को फ्रेश रखने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, कभी इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं। तो हम जो इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका बेहतरीन एग्जांपल्स आपकी वीडियो गेम्स हो गए। तो वीडियो गेम्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? दे आर डिज़ाइंड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग purposes. These kind of softwares are used in schools to enhance knowledge of students in learning different subjects. ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो होते हैं बच्चों की जो एजुकेशनल एबिलिटीज़ होती हैं उनको इन्हांस करने में, उनको बढ़ाने में ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल आप जो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाएंगे। जैसा कि कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि आपको बच्चों को गेम की तरह मिलते हैं कि आपको कलर रिकग्निशन होती है, या लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक स्मॉल लेटर्स, या अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के साथ जो नेम्स आ जाते हैं उनको मैच करना होता है। दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर इंक्लूडेड इन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। तो ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स बेसिकली डिज़ाइन की जाती हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो ये आपका पहला जो चैप्टर था मुकम्मल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं, लेकिन कभी कभार इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर होगा ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दें। और उसके अलावा प्लीज़ कमेंट में जो आपके रिमार्क्स हैं तो वो आप लाजमी तौर पे अपने रिमार्क्स में आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।